हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज जो चैप्टर हम देखेंगे वो है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे? ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी वांकानेर के, डी उपर्युक्त सभी राज्यों के। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी राज्यों के। व्याख्या देखते हैं। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा गांधी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ए नवजीवन, बी इंडिया गजट, सी अफ्रीकनर और डी इंडियन ओपिनियन। से उत्तर होगा डी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। अगला प्रश्न, फिनिक्स फार्म कहाँ है? ए सूरतगढ़, बी एसेक्स इंग्लैंड, सी डरबन दक्षिण अफ्रीका, डी कंपाला। से उत्तर है सी डरबन दक्षिण अफ्रीका। एम के गांधी समर्थक थे? ए मार्क्सवादी समाजवाद के, बी श्रेणी समाजवाद के, सी आदर्शवाद के, डी दार्शनिक अराजकतावाद के। सही उत्तर होगा इसमें डी यानी दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, बी सत्य तथा अहिंसा, सी खादी तथा चरखा, डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। से उत्तर होगा बी सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, सी ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, डी आत्मविलीनीकरण। से उत्तर होगा ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। अगला प्रश्न, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बी बिना समाजवाद के समाजवादी, सी बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ए बहिष्कार, बी धरना, सी उपवास, डी हड़ताल। सही उत्तर होगा डी हड़ताल। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, बी सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सी सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, डी सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सही उत्तर होगा ए सत्याग्रही का उद्देश्य
शत्रु को पराजित करना है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ए, गरीबी का स्थायित्व, बी, गोवध, सी, मानव हत्या, डी, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। सही उत्तर होगा ए, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, यानी पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। ए, आत्मनियंत्रण, बी, नसबंदी, सी, निरोध, डी, लूप। सही उत्तर होगा ए, आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ए, 20 वर्ष, बी, 21 वर्ष, सी, 16 वर्ष, डी, 15 वर्ष। सही उत्तर होगा बी, 21 वर्ष। व्याख्या देखते हैं, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। तारीख थी 9 जनवरी, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। ए, 1915, बी, 1917, सी, 1916, डी, 1918। सही उत्तर होगा ए, 1915। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। ए, जोहान्सबर्ग, बी, पीटर मार्ट्सबर्ग, सी, डरबन, डी, प्रिटोरिया। सही उत्तर होगा बी, पीटर मार्ट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। अगला प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। ए, लखनऊ अधिवेशन 1916, बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी, अमृतसर अधिवेशन 1919, डी, नागपुर अधिवेशन 1920। सही उत्तर होगा इसमें बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। ए, गांधीनगर, बी, अहमदाबाद, सी, राजकोट, डी, वर्धा। सही उत्तर होगा इसमें बी, अहमदाबाद। व्याख्या देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है। ए, स्वाध्याय आश्रम, बी, हरिजन आश्रम, सी, सत्याग्रह आश्रम और डी, स्वराज आश्रम। सही उत्तर होगा सी, सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है। ए, साबरमती, बी, फेनिक्स, सी, वर्धा, डी, सदाकत। सही उत्तर होगा बी, फेनिक्स। व्याख्या देखते हैं, महात्मा गांधी ने फेनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फेनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फेनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। ए, मुंबई, बी, शांति निकेतन, सी, दक्षिण अफ्रीका, डी, पुणे। सही उत्तर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी शैक्षिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए, सी, आर दास, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, तिलक, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या देखते हैं, गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। ए, धर्म विहीन राजनीति, बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सी, सत्य विहीन राजनीति, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में
गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? ए नैतिकता, बी धर्म, सी मानवता, डी सत्ता। सही उत्तर होगा डी सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, डी मणिलाल गांधी। सही उत्तर होगा इसमें बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा डी महात्मा गांधी। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी रॉलेट सत्याग्रह। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए चंपारण। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, सी हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, डी ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। सही उत्तर होगा ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। व्याख्या देखते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी चित्तरंजन दास, डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर होगा बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा ए नौ परिवहन केंद्र समझता था, बी औद्योगिक केंद्र समझता था, सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, डी खनिज साधनों का स्टोर समझता था। सही उत्तर होगा इसमें सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? एक चंपारण, 2 अहमदाबाद मिल हड़ताल, 3 खेड़ा, 4 असहयोग आंदोलन। नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कूट होगा इसमें बी 1, 2, 3, 4। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918,
खेड़ा भी 1918, परंतु ये अहमदाबाद में मिल हड़ताल के बाद हुआ। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। तो सही क्रम होगा 1, 2, 3, 4। व्याख्या देखते हैं। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेड़ा 22 मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी वैयक्तिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा सी चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिलों में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अवबाबों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? 1, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। 2, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 3, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। 4, वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो ये चारों ही कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 तथा 2, बी 1, 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 4, डी 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु में यानी 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। यह पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। डी, इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही हैं। सही ऑप्शन होगा बी, यानी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला प्रश्न, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ए, रस्किन से, बी, थोरो से, सी, टॉल्स्टॉय से, डी, उपर्युक्त सभी से। सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, खिलाफत आंदोलन, सी, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे क्योंकि ये 1905 में हुआ इंडिया में और तब गांधी जी अफ्रीका में थे। 1915 में वो लौट के आए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान हुआ। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ए, भारत छोड़ो आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, बारदोली, डी, खेड़ा। सही उत्तर होगा इसमें सी, बारदोली। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है?
ए जाति विहीन अछूतों के दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बी असहयोग आंदोलन शुरू किया। सी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, अतः उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और डी है खिलाफत आंदोलन के आरंभ में। तो सही उत्तर है ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर है सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल, डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सी सही है, प्यारेलाल। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी को दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नोआखाली वर्तमान में बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन में आता है। पहले पूर्वी बंगाल का भाग था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो यहाँ पे भयानक रूप से शुरू हुए, और 7 नवंबर 1946 को गांधी जी यहाँ गए और 7 हफ्ते तक वहाँ रुके, जिससे स्थिति सामान्य हुई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वायकॉम सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। सही उत्तर हुआ सी वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? एक, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 न ही 2। तो सी सही है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, अतः इस कथन को भी सही माना जा सकता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? ए 2 अक्टूबर 1906, बी 20 दिसंबर 1920, सी 1 जुलाई 1937, डी 9 सितंबर 1942। सही उत्तर होगा बी 20 दिसंबर 1920। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। अगला प्रश्न, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो ऑप्शन सी सही है, जेबी कृपलानी, यहाँ शिक्षक लिखा भी है। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में गांधी के अनुयायियों में से जीबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन वह मुख्यतः वकील थे। अगला प्रश्न, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? ए GD बिरला, बी जमनालाल बजाज, सी JRD टाटा, डी बालचंद हीराचंद। सही उत्तर होगा बी जमनालाल बजाज।
सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। ए. जी.डी. बिरला का, बी. एम.आर. जयकर का, सी. जमनालाल बजाज का, डी. बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का। सही उत्तर होगा सी. जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ए. रेवरेंड थॉमस मूर, बी. ए. ओ. ह्यूम, सी. रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और डी. विलियम बॉवेल। सही उत्तर होगा सी. रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज यानी दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ए. नैनी, बी. यरवदा, सी. सेल्युलर जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, डी. आगा खान पैलेस। सही उत्तर होगा इसमें बी. यरवदा। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ए. कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी. कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी. कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी. कांग्रेस के महासचिव थे। सही उत्तर होगा इसमें बी. कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। व्याख्या देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनकी शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं उन्हें अगली वीडियो में देखें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।